हेलो बच्चों। मैं विवेक कुमार, आपका बायो टीचर। आज हम लोग फिर से आगे के किस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जहाँ तक हमें याद है कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था। और अभी हमारे पास जो 12th क्लास का सिलेबस चल रहा है, उस 12th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर नंबर 12th क्लास में हम बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं एक्चुअली, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको कि हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के भी नाम से जानते हैं। और पिछले जो टॉपिक्स में हम लोग जो बातें पढ़े थे, उस टॉपिक को थोड़ा सा हम प्रोसीड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को जब हम लोग प्रोसीड करते हैं तो टॉपिक प्रोसीड करने के बाद क्या होगा, हमारा जो आगे का जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता दें तो हम लोगों को असलियत में पढ़ना है अभी सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हमारा टॉपिक है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर सर्च फॉर द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल यही हमारा मेन टॉपिक है। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल यही हमारा मेन टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है। सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, इसी के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। अब इसको लेकर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो शायद हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि हम लोगों को ना इससे कंसर्निंग 3 टॉपिक है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, पहला टॉपिक तो यही है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। फर्स्ट टॉपिक यही है हमारा। देन आफ्टर आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है हमारा कि बायोकेमिकल 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 नेचर बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इसी से कंसर्निंग हमारा तीसरा टॉपिक है डीएनए। कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा 3 टॉपिक आ जाता है। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इन सारी बातों को पढ़ने का तीन मेन उद्देश्य यही है, मेन एम यही है कि हम लोगों को ये जानना है अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है। हमारा टॉपिक कहता है कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, आखिर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कैसे डिटरमाइंड हुआ। जैसे कि हमें पता चल गया था कि भाई फिजिकल यूनिट जो है जेनेटिक इनहेरिटेंस को लेकर, इनहेरिटेंस का जो फिजिकल यूनिट है वो है जीन, ठीक है। लेकिन उस जीन का केमिकल कैरेक्टर क्या है, तो केमिकल कैरेक्टर में पता चला कि डीएनए है। तब जाकर डीएनए में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात हम लोग शुरू कर पाते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो सिलेबस कहता है +2 का चैप्टर नंबर 6 में मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है। तो इस टॉपिक को पूरा करने के लिए 3 सब टॉपिक है। पहला जो टॉपिक हमारा आता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। दूसरा जो टॉपिक आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये। और तीसरा जो टॉपिक आता है जो फाइनली ये एक्सप्लेन करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। असलियत में दोनों टॉपिक को क्लियर करके हमें यही देखना होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको लाइटली एक्सप्लेन हम कर रहे हैं, ठीक है। जो नोट्स होगा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको हम ये टॉपिक समझा देते हैं कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को लेकर। हमारा जो पहला टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात हम लोग कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से रिलेट करके कुछ बातें यहाँ समझनी पड़ी। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, तो कहते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। हमने पहले ही बताया था फ्रेडरिक फ्रेडरिक
ग्रिफिथ ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में यह प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने करा क्या, इस बात पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इन्होंने एक रिसर्च किया था और वो रिसर्च था स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर उनका रिसर्च इसी पे था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर था, ठीक है। और ये जो मतलब बैक्टीरिया होता है, इससे जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम होता है, उस डिजीज का नाम होता है न्यूमोनिया, है ना, न्यूमोनिया, पी से शुरुआत होता है, बट न्यूमोनिया, न्यूमोनिया लिखते हैं बट पढ़ते न्यूमोनिया ही है, न्यूमोनिया, ठीक है। तो इसी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किसने, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में। और उन्होंने क्या करा कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने माइस का उपयोग किया, ठीक है ना, माइस, चूहों का उपयोग किया। उन्होंने इस बैक्टीरिया को चूहे में डालकर प्रयोग करके देखा और इसके लिए उन्होंने दो तरह का दो तरह का माध्यम लिया था बैक्टीरिया का, ठीक है। जैसे जो पहला माध्यम ये समझाया गया, तो उन्होंने एक माध्यम में क्या किया, एक माध्यम में उन्होंने एक बैक्टीरिया ले लिया जिसका नाम उन्होंने रखा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, और एक दूसरा बैक्टीरिया ले लिया, उन्होंने उसका नाम रखा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। ये दो तरह के बैक्टीरिया थे। एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था एक कवर्ड बैक्टीरिया था, जिसमें पॉलीसेकेराइड म्यूकस के फॉर्म में कोटेड था, मतलब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के चारों तरफ, ठीक है। तो उन्होंने देखो किया क्या एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे मानकर चलते हैं कि अगर इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के दो फॉर्म को यूज किया, आर स्ट्रेन को दो फॉर्म में यूज किया। अब जैसे कि उन्होंने किया क्या, कि जैसे कि अगर ये मान लो, अगर आप मान लेते हो कि ये जो है एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, लेकिन ये एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है ना, ये कोटेड है, पॉलीसेकेराइड से कोटेड है। येलो कलर में जो दिखा रहे हैं हम, ये बैक्टीरिया हो गया, और रेड कलर से जो दिखा रहे हैं इसका कोट हो गया, और ये कोट जो है पॉलीसेकेराइड का कोट होता है, और इसको नाम रखा गया एस स्ट्रेन, है ना, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया रखा गया। इस बैक्टीरिया को जब वो चूहे में डालते हैं, इस बैक्टीरिया को किस में डालते हैं, वो माइस में, ठीक है, इस बैक्टीरिया को माइस में वो डालते हैं। और एक और बैक्टीरिया ले लेते हैं वो जो बिना कोटेड है, कोई पॉलीसेकेराइड का कोट उस पर नहीं है, कोई लेयर नहीं है, और इसको उन्होंने कहा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, ठीक है। और इसको भी वो माइस में डालते हैं, ये दो कनेक्शन आ जाता है। तो दो सिस्टम को लेकर हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो कि कोटेड है, इसको अगर माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस का कंडीशन क्या आता है, तो माइस मर जाता है, डाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डाई। लेकिन जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया जा रहा है, तो माइस जो है लाइव रह रहा है, जिंदा रह रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये बातें हुई, ये हम लोग देख रहे हैं एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को लेकर, ठीक है। अब देखो यहां से फिर एक बात सोचने की कोशिश की गई। अब इसी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को फिर से लिया गया जो ऑलरेडी कोटेड था, ये कोटेड हमने इसको बना दिया, कोटेड के साथ साथ अब इसको ना हीट कर दिया गया, इसको हीट दिया गया, हीट होने से ये मर गया, जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया हीट किल्ड। और हीट किल्ड होने के साथ साथ ये एस स्ट्रेन भी है, तो इसका पूरा नाम हो गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। मतलब अब ये डेड बैक्टीरिया है, अब ये लाइव बैक्टीरिया नहीं है। अब इस बैक्टीरिया को अगर वो माइस में डालते हैं ग्रिफिथ साहब, तो वो देखते हैं क्या कि कंडीशन फिर सेम हो रहा है, और चूहा जो है लाइव रह रहा है, ठीक है ना, चूहा जो है लाइव रह रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने सोचा कि कंडीशन ऐसा क्या हो गया कि नॉर्मल आर स्ट्रेन में लाइव था, लेकिन नॉर्मल एस स्ट्रेन में भी
डेथ था उसका चूहे का, लेकिन जब इसको हीट किल्ड कर दिया गया, ये हीट किल्ड जब हो गया तो फिर ये चूहा जिंदा कैसे रह रहा है, इसको तो मर जाना चाहिए निमोनिया से। लेकिन ये सिचुएशन थोड़ा चेंज किया गया। अब उन्होंने क्या किया अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या करा कि फिर से ये फिर से उन्होंने क्या किया, जरा देखिएगा। उन्होंने क्या किया फिर से एक एक्सपेरिमेंट में कि उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को तो लिया ही, उन्होंने फिर से ले लिया, ये देख लो आप, ये हीट किल्ड हो गया। और साथ साथ उन्होंने क्या करा कि नॉर्मल आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ले लिए वो, ठीक है, ये नॉर्मल। और साथ साथ यहाँ लिख देते हैं कि वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था ये, ठीक है, ये वाला सिचुएशन, यही वाला सिचुएशन उन्होंने फिर से लिया। और फिर ये वाला सिचुएशन लिया आर स्ट्रेन वाला, तो उन्होंने आर स्ट्रेन को भी ले लिया था। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। यहाँ जरा ठीक से देखिएगा, उन्होंने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया। अब मिक्स करने के वजह से यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि अब हम इसको अगर माइस में इंजेक्ट कर रहे हैं तो माइस जो है डाई हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो उनका सोचने वाला पॉइंट यहाँ ये था ना बुआ, उनका ये सोचने वाला पॉइंट ये था कि नॉर्मली जब हम एस स्ट्रेन को डालते हैं तो चूहा मर रहा है, आर स्ट्रेन को जा रहे हैं तो चूहा जिंदा है, लेकिन एस स्ट्रेन को हीट किल करने के बाद अगर चूहे में डालते हैं तो भी चूहा जिंदा है, ठीक है ना। जब ये बात हो जा रही है तो उनके कहने का मतलब ये था कि फिर जब इन दोनों को मिक्स करके, अगर इस टॉपिक में जरा ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को मिक्स करके, है ना, क्योंकि दोनों सिचुएशन में क्या है, चूहा जिंदा रह रहा है, ये दोनों सिचुएशन में चूहा जिंदा है, तो दोनों सिचुएशन को मिक्स करके अब चूहे में अगर डाला जाए तो चूहे के साथ क्या होना चाहिए, तो चूहा फिर से मर जा रहा है, जबकि दोनों सिचुएशन में जिंदा है चूहा, लेकिन यहाँ पे मर रहा है, निमोनिया से मर रहा है। तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारा स्टडी किया उन्होंने, तो एक स्टडी के बाद उनका कंक्लूजन ये निकला कि पक्का पक्का इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, लेकिन कुछ तो इसमें है, कुछ तो इसमें है जो इससे निकलकर इस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को वायरुलेंट बना देता है, खतरनाक बना देता है। जो आर स्ट्रेन नॉर्मली चूहे को मार नहीं सकता है, वो अब आर स्ट्रेन इस चूहे में निमोनिया रोग क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये तो डेड है तो ये तो करेगा नहीं, करेगा जो भी यही करेगा, तो आखिर इसमें क्या है जो ऐसा कर रहा है। तो पक्का पक्का इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से कोई ऐसा है, कोई ऐसा कैरेक्टर है, कोई ऐसा फैक्टर है जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर देता है ना, इसका कैरेक्टर बदल देता है। तो ट्रांसफॉर्म करने के वजह से अब यह आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ही इस चूहे को मार पा रहा है। लेकिन कब, ट्रांसफॉर्म होने के बाद। यही वजह है कि इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के नाम से जाना। तभी हमारा जो टॉपिक आता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ग्रिफिथ साहब यही बात बताना चाहते हैं 1928 में, है ना, कि कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो इस चूहे को यहाँ पर मार रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऐसा क्या है इसको वो बता नहीं पाए। ये कहानी 1928 की थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें ये हुई। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे इसी टॉपिक में थोड़ा सा आगे समझने पर एक बात क्लियर और होता है। पॉइंट ये आता है कि बायोकेमिकल नेचर क्या है। हमारा जो टॉपिक है कि बायोकेमिकल, ध्यान देना, बायोकेमिकल नेचर, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर क्या है, ये बात यहाँ पर देखने के लायक था। तो बायोकेमिकल नेचर यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म हुआ, ये है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो असलियत में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, ये बात देखना था।
है ना। जो एस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन में जाकर आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना देता है, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या था, ये बात यहाँ पर देखनी थी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए थ्री साइंटिस्ट, पूरा नाम था ओसवाल्ड एवेरी, हम बता देते हैं, ओसवाल्ड एवेरी, ओसवाल्ड एवेरी। दूसरे साइंटिस्ट थे कॉलिन मैक्लियोड, मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्टी, मैकलिन मैकार्टी। ये तीन साइंटिस्ट थे, ये थ्री साइंटिस्ट। ये तीनों साइंटिस्ट ने इस पर स्टडी किया 1933 से लेकर 1944 तक, लगभग इतने सालों तक इस पर ऑब्जर्वेशन किया कि आखिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, आखिर ऐसा क्या है वो केमिकल जो कि एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निकलकर आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में चला जाता है, आखिर वो चीजें हैं क्या। ठीक है ना, तो इस पर डिस्कशन शुरू हुई। तो इन तीनों के सम्मिलित रूप से सामूहिक प्रयास से यह बातें क्लियर हुई कि डीएनए जो है ना, डीएनए जो है ना, वही मेन बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की। हालांकि ऐसे ही एक ही बार में पता नहीं चल गया, आप देख रहे हो कि 1933 से 44 बहुत सारा 10-11 साल समय लग गया इस बात को समझने को। ठीक है ना, कि आखिर वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो बहुत सारा स्टडी करने के वजह से, बहुत सारा स्टडी करने के वजह से उनके लास्ट दिमाग में ये आया कि तीन चीजों में से कुछ ना कुछ हो सकता है। जैसे एक हो गया प्रोटीन, दूसरा हो गया आरएनए और तीसरा हो गया डीएनए। ये तीन ऐसे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा स्टडी किया, इस पर उनको डाउट सबसे ज्यादा था। और इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के एंजाइम का यूज किया, एंजाइम का यूज किया। जैसे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन के लिए, है ना, उसके बाद आरएनएज एंजाइम आरएनए के लिए, और डीएनएज एंजाइम डीएनए के लिए। ये तीन तरह के एंजाइम रिस्पेक्टिव फॉर्म में इन तीन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यूज किया। ठीक है ना, और लास्टली उन्होंने ये देखा कि डीएनए जो होता है और उसका जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है डीएनएज, वह एक मेन कारण है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिकेशन का। और डीएनए ही ऐसा मेन चीज है, ये डीएनएज ही ऐसा मात्र कर पा रहा है ऐसा कि आरएनएज या प्रोटीएज ऐसा कर नहीं पा रहा है। डीएनएज ही डीएनए की मदद कर पा रहा है, डीएनएज ही डीएनए की मदद कर पा रहा है, डीएनए ही डीएनए की मदद कर पा रहा है। किस काम को करने के लिए? तो कहता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन में से कुछ आर स्ट्रेन में पहुंचकर इसको वायरुलेंट बनाने के लिए। तो ओवरऑल पता चला कि वो डीएनए ही है जो कि एस स्ट्रेन से निकलकर आर स्ट्रेन तक पहुंच रहा है। तो ओवरऑल कैरेक्टर को फ्लो कराने का काम, कैरेक्टर को, गुणों को प्रवाहित करने का काम डीएनए ही कर रहा है। ठीक है ना, तो ओवरऑल डीएनए को ही मेन जेनेटिक मटेरियल के रूप में पढ़ा गया, समझा गया। ठीक है ना, तो हमारा ये पॉइंट आ गया, ये दूसरा बड़ा पॉइंट आ गया था। ठीक है, पहला पॉइंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और दूसरा हमारा टॉपिक था कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, की बायोकेमिकल नेचर क्या होगा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। ठीक है ना, और तब जाकर बहुत सारे लोग उस समय साइंटिस्ट जो थे दूसरे, जो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि नहीं भाई ये चीजें नहीं हो सकती है, ये नहीं जेनेटिक मटेरियल होगा, ये हम नहीं मानेंगे। तो इस पर फिर से बहुत सारे लोगों ने स्टडी किया, लेकिन इस पर फिर एक और एक्सपेरिमेंट आता है जो थर्ड पॉइंट के रूप में है कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक हो गया। ठीक है ना, तो ये बात फिर से क्लियर किया गया। दो साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हर्सी और मार्था चेज। ठीक है ना, 1952 की बात है, 1952 में आ गए अल्फ्रेड अल्फ्रेड
क्या नाम था, हर्सी, हर्सी, अल्फ्रेड हर्सी, और दूसरे थे मार्था चेज। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग एक नेमिंग लेकर चला जाता है। हर्सी और चेज ये दो लोगों का नाम लेकर चलते हैं। यही वजह है कि इस टॉपिक का नाम, जो कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम एक और नाम से भी जानते हैं, कहते हैं कि हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट, हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, है ना, चेज एक्सपेरिमेंट के रूप में भी इसको समझा जाता है। ठीक है, इसी टॉपिक को दूसरे नाम से जानते हैं, क्योंकि 1952 में आप देख रहे हो कि 1933 से 44 तक वो तीन साइंटिस्ट थे ना, क्या नाम था उनका, ओसवाल्ड एवेरी, मैकलीन, कॉलिन मैकलियोड, और एक तीसरे थे मैकलिन मैकार्टी। ये तीन लोगों ने 10-11 साल मेहनत किया तो वो क्लियर किया कि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, और लास्टली ये भी साबित किया कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर कहा जाएगा। लेकिन हर्सी और चेज ये दो लोगों ने मिलकर, पूरा नाम अल्फ्रेड हर्सी है और मार्था चेज है, दो लोग हैं, इन दोनों ने मिलकर फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने फिर से बताने का प्रयास किया। और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो चीजें ली, एक ले लिया बैक्टीरियोफेज, एक उन्होंने ले लिया बैक्टीरियोफेज वायरस, और दूसरा उन्होंने ले लिया ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया। इन दोनों के बीच में शायद आपको पता होना चाहिए, बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये गंगा वाटर में भी अवेलेबल होता है, ठीक है ना, और ई कोलाई बैक्टीरिया तो आप खैर जानते ही जानते हैं। और ये जो वायरस होता है, ये नाम से ही क्लियर है, बैक्टीरियोफेज, यानी एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड बना दे, संक्रमित कर दे, यानी बैक्टीरिया से भी छोटा होता है ये, ठीक है ना। तो इस पर कहानी शुरू हुई इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर, मतलब इस विषाणु का, इस वायरस का यूज किया गया कि ई कोलाई में संक्रमण क्रिएट करे, और इसके एक्सपेरिमेंट से ये बात क्लियर किया जा सके कि डीएनए ही मूल रूप से जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और इसके लिए हर्सी और चेज की एक और हम बात करें, तो हर्सी और चेज ने इसके लिए भी दो तरह के माध्यम का यूज किया, ठीक है ना, दो तरह के माध्यम का यूज किया, जिसमें उन्होंने फॉस्फोरस 32 का यूज किया, और फिर उन्होंने सल्फर 35 का यूज किया। फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35, ये दो मीडियम लेके उन्होंने यूज किया था। उन्होंने किया क्या, सो बात समझना है यहाँ पर, उन्होंने किया क्या था। तो देखो हुआ क्या ना, इसको ऐसे समझो आप कि उन्होंने क्या करा, कि देखो दो मीडियम लिया, दो मीडियम हम यहाँ पर अगर समझाकर बताएं, तो देखो उन्होंने एग्जैक्ट क्या करा, कि जैसे कि अगर ये बैक्टीरिया ले लिया गया, ये है मान लेते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया, और दूसरी तरफ उन्होंने ये ले लिया वायरस, ठीक है, ये वायरस उन्होंने ले लिया, और वो देखते हैं क्या, इसमें डीएनए है और इसमें भी डीएनए है, ठीक है, ये दोनों सिचुएशन में लिए, वो दोनों सिचुएशन लिए थे ये, ठीक है ना। यहाँ भी ये हम लिख देते हैं ई कोलाई, और ये वायरस का इन्फेक्शन करा देते हैं यहाँ पर, ठीक है ये, और इस कंडीशन में भी यहाँ पर डीएनए है और यहाँ पर डीएनए है, ठीक है। ये बातें हुई और दो सिचुएशन लिया गया, पहला सिचुएशन में फॉस्फोरस 32 और यहाँ पर सल्फर 35, ये दो मीडियम लिया गया, दो मीडियम लिया गया। और सिचुएशन क्या करना था यहाँ पर, सबसे पहले दोनों में ये बात दिखाने की प्रयास की गई थी। सबसे पहले तो ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है, स्टेप नंबर 1 माना जाता है कि इन्फेक्शन कराया गया, मतलब वायरस से इस बैक्टीरिया को संक्रमित कराया जाए पहले, ठीक है। इस संक्रमण के वजह से यहाँ पर देखा क्या गया, कि फिर से सिचुएशन दिखाते हैं हम, और यहाँ पर वो वायरस हो गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि दोनों का जो है डीएनए, दोनों का डीएनए यहाँ पर मिल रहा है। सेकेंड नंबर सिचुएशन को ब्लेंडिंग कहा गया, फर्स्ट को इन्फेक्शन कहा गया, फर्स्ट को इन्फेक्शन कहा गया, सेकेंड स्टेप को ब्लेंडिंग कहा गया,
ब्लेंडिंग, दोनों को मिलाया गया एक तरह से, और एक तीसरा सिचुएशन भी क्रिएट करने का प्रयास किया गया। तीसरा सिचुएशन ही असलियत में रिजल्ट देता है। फिर यहाँ पर देखा गया यहाँ पर कैसे कोई अलग हो पाता है कि नहीं। तो दोनों में सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर भी सेकेंड स्टेप है, यहाँ पर भी एक साथ फिगर बना दें हम, ठीक है। और यहाँ पर भी हम डीएनए की ब्लेंडिंग करा देते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस आ गया थर्ड स्टेप में। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये 3 स्टेप किया गया, इससे अलग अलग हुआ। सिचुएशन क्या देखा गया हर्शी और चेज के द्वारा कि 2 माध्यम है, एक फास्फोरस वाला और एक सल्फर वाला माध्यम। इस 2 माध्यम में देखा क्या गया कि फास्फोरस वाले माध्यम में डीएनए का ग्रोथ हो रहा है, ये सेपरेटेड आउट हो रहा है, ठीक है ना, ये कैरेक्टर की ट्रांसफरिंग कर रहा है। लेकिन सल्फर वाले माध्यम में देखा क्या गया कि ऐसा नहीं हो रहा है। और हम पहले भी डीएनए के स्टडी से जानते हैं कि इसमें फास्फोरस का प्रेजेंस होता है ना, फॉस्फेट मॉलिक्यूल PO4 तो आप जानते ही हो। तो उसके वजह से ये काम कर रहा है। यानी अंततः ये रिजल्ट क्या लाया गया कि डीएनए ही वो केमिकल मटेरियल है जो कैरेक्टर को कैरी कर रहा है ना। जैसे कि यहाँ पर वायरस से बैक्टीरिया में इन्फेक्शन क्रिएट करा सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है क्योंकि माध्यम बदल दिया गया, मीडियम बदल दिया गया। इस चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास हुआ। तो ओवरऑल हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट में यह बातें क्लियर हो गई कि भाई साहब कि डीएनए ही वो मेन केमिकल सबस्टांसेज है जो जनरेशन 1 से जनरेशन 2 माता पिता से उनके बच्चों में भी कैरी करता है कैरेक्टर, ठीक है ना। तो इसी का तो स्टडी चल रहा था कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, आखिर वो कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो ये काम को कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग मूल रूप से यही चैप्टर 6 के मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हमारा यही तो टॉपिक था मेन कि भाई सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, जिसको 3 स्टेप में हम लोग क्लियर करते हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है पूरे अगर बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, और एक एक टॉपिक अगर ले लो तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें फिर से कोई दिक्कत होगी तो आप हमें बताओगे। इसके बाद का जो टॉपिक है 1 बाय 1 पर डे हम लोग इसका क्लास करते चलेंगे, नोट्स भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ भी आपको भेज देंगे, वैसे मटेरियल आप यहाँ से समझ लो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में फिर एक आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।